पेंशन एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर किसी के भी मन में यही आएगा कि रिटायरमेंट के बाद की एक रेगुलर और फिक्स इनकम। लेकिन सरकार की कुछ नीतियों के कारण इस विचारधारा को धीरे धीरे बदलना पड़ा। सन 2004 में बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा जब पुरानी पेंशन सिस्टम को ख़त्म करके एक नई पेंशन प्रणाली लागू की जाती है, उसके बाद से सरकारी कर्मचारियों के बीच पेंशन के मुद्दे को लेकर एक सुगबुगाहट सी बनी रहती है। कई राज्यों ने इस चीज़ को रिवर्ट बैक करना स्टार्ट कर दिया है, वापस से पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करने का सिस्टम स्टार्ट हो गया है। और हाल ही में पिछले वीक पंजाब सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने का ऐलान किया है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पासवर्ड। यहाँ पर हम नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक की डीप एनालिसिस करते हैं। आज हम पेंशन के बारे में बताएंगे। पुरानी पेंशन प्रणाली क्या थी, पेंशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से 2004 में पेंशन प्रणाली को नए सिरे से लागू किया गया और क्या क्या इनके प्रोस एंड कॉन्स हैं, क्या इनकी बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। हर एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे, इसलिए बने रहिए एंड तक। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक, अपने जानने वालों तक शेयर कीजिए। पेंशन सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये माना जाता है कि ये जर्मनी के बिस्मार्क नाम के एक विचारक के द्वारा दिया गया है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो एक तरह की सोशल सिक्योरिटी गुड कैरेक्टर वर्कर्स के लिए इन 1881 में अच्छे कैरेक्टर के वर्कर्स के लिए 70 ईयर की एज के बाद एक तरह की सोशल सिक्योरिटी के नाम पर यह धनराशि दी जाती थी। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 आए, उनमें इसमें से पेंशन स्कीम में से कुछ मॉडिफिकेशन किए गए। मेनली जो पेंशन स्कीम अभी तक इफ़ेक्टिव थी वो है पोस्ट इंडिपेंडेंट पेंशन स्कीम। इसमें कई तरह के प्रोविडेंट फंड को इंक्लूड किया गया, जिसमें से एम्प्लॉयज़ के द्वारा कुछ कंट्रीब्यूशन किया जाता था, जिसमें एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता था। पोस्ट इंडिपेंडेंट अगर देखें तो नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो थे उतने ज़्यादा नहीं थे, तो गवर्नमेंट के लिए ये सब चीज़ें अफोर्ड कर पाना इतना मुश्किल भी नहीं था। और उस टाइम पर गवर्नमेंट सर्विसेज में लोगों का इनफ्लो बढ़ाने के लिए इस तरह की सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स लाना मैंडेटरी भी था। लेकिन साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के द्वारा ओल्ड पेंशन सिस्टम को ख़त्म करके न्यू पेंशन सिस्टम स्कीम को लागू किया जाता है। उसका मेन रीज़न ये बताया जाता है कि ये जो गवर्नमेंट का फिजिकल बर्डन है उसको बढ़ा रहा है। पेंशन 1 अप्रैल 2004 से ये इफेक्टिव था ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेज को छोड़कर, थल सेना, वायुसेना और जल सेना को छोड़कर बाकी अदर गवर्नमेंट सर्विसेज में ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया गया और न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई। फ्रेंड्स, क्या देखे जा रहे हैं कि जितने भी स्टेट हैं वो किसी न किसी रीजन से एम्प्लॉयज़ की मांग को कह लो या फिर पॉलिटिकल रीजंस कह लो, रिवर्ट बैक कर रहे हैं ओल्ड पेंशन सिस्टम की तरफ। बात बड़ी लाजमी है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम न्यू पेंशन सिस्टम से ज़्यादा लोगों को क्यों अच्छी लग रही है। उसके पीछे कई रीज़न हैं। तो इसके पहले हम ये देखेंगे ओल्ड पेंशन सिस्टम का कैलकुलेशन कैसे होता है और कैसे ये फिक्स और रेगुलर इनकम के रूप में देखी जाती है। ओल्ड पेंशन सिस्टम का कैलकुलेशन करने के लिए होता है 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन बेसिक पे। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी नौकरी के, अपनी सर्विस के जो लास्ट बेसिक पे ड्रा करता है उसका 50% प्लस उसमें डीए, जो कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहा होता है, ईयर बाय ईयर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए चलता है, जोड़ा जाता है। या फिर दूसरा क्लॉज है लास्ट 10 मंथ जो सर्विस के थे उनमें जो उसने बेसिक पेंशन ली उनका एवरेज किया जाएगा प्लस डीए, डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, वो जोड़ा जाएगा। इन दोनों क्लॉज में, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में जो भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एम्प्लॉय के लिए वो उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और इस पेंशन स्कीम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें एम्प्लॉय को किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। अगर हम बात करें न्यू पेंशन स्कीम की, जो कि 1 अप्रैल 2004 से लागू की गई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को छोड़कर,
तीनों सेनाओं को छोड़कर बाकी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में ये सिस्टम लागू किया गया। इसमें होता यह है कि एनपीएस नाम का एक अकाउंट होगा, नेशनल पेंशन स्कीम नाम का एक अकाउंट होगा। उस अकाउंट में जो एम्प्लॉयज़ की मंथली सैलरी आती है, मीन्स बेसिक पे का 10% पार्ट जो होगा, उनको एनपीएस सब्सक्रिप्शन के बाद 10% पार्ट ऑटोमेटिकली एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, अपनी जो सैलरी होगी उससे डेबिट होकर, और उसमें अप टू 14% पार्ट जो है गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऐड करेगी, और वो सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाएगा। उससे जो रिटर्न मिलेंगे वो आपको 60 ईयर के बाद एज ए पेंशन मिलेगा। उसके भी अलग अलग क्लॉज हैं, किस तरह से कितना पार्ट आप पेंशन के रूप में ले सकते हैं, कितना पार्ट आप एक साथ ले सकते हैं। जो एनपीएस है प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए भी है, वो भी एनपीएस में वॉलंटरली पार्टिसिपेट कर देते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ रूल्स डिफरेंट हैं। इस पेंशन स्कीम की जो मेन कमी के रूप में देखी जा रही वो ये है कि जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी से कटौती है, जो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है वो तो फिक्स है, डिफाइंड है, लेकिन जो उनको रिटर्न में एज ए पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के टाइम पर, वो डिफाइंड नहीं है। वो बेस्ड है मार्केट रिटर्न पे। उस टाइम पर मार्केट कैसी परफॉर्म कर रही है उसी के अकॉर्डिंग उनको पेंशन मिलती रहेगी। आप देख सकते हैं ये एम्प्लॉयज़ का 10% कंट्रीब्यूशन है, ये गवर्नमेंट का 14% कंट्रीब्यूशन है। ये एनपीएस नाम के एक अकाउंट में क्रेडिट होगी और ये जाएगी सीधे शेयर मार्केट की तरफ। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक प्रोफेशनल पेंशन फंड मैनेजर जो भी हमारे इस एनपीएस के फंड को मैनेज कर रहा होगा, उसकी प्रोफेशनैलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना बेटर तरीके से मार्केट को एसेस कर सकता है। अब हम एक नज़र डालेंगे उन आंकड़ों पर जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगा कि उन्हें एक नई पेंशन स्कीम स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम का जो बर्डन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कुछ ज़्यादा हो रहा था, ऐसा उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से बताया। साल 2001-2002 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इशू फ्लैग किया, इशू रेज किया। उन्होंने ये बताया कि जो साल 1993-94 का पेंशन के लिए खर्चा था, पेंशन की पेमेंट थी, वो 0.6% थी जीडीपी की। ठीक 10 साल बाद 2002-2003 में ये 1.7% ऑफ जीडीपी हो जाती है। मीन्स ऑलमोस्ट 10 साल में 3 गुना बढ़ जाता है पेंशन का खर्चा। IDSA इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, जो कि डिफेंस थिंक टैंक है इंडिया में, उसने ये शो किया कि साल 2011-12 में जो डिफेंस बजट का 49% पार्ट सैलरी और पेंशन में चला जाता है, और केवल 27% पार्ट जो है आर्मामेंट परचेज करने के लिए होता है, जो कि रिसोर्स बिल्डिंग में होता है। साल 2021-22 में सैलरी और पेंशन में अप्रॉक्स 61% डिफेंस बजट का हिस्सा जाता है, और केवल 19% हिस्सा जो होता है वो आर्मामेंट या वेपन प्रिक्योरमेंट की तरफ जाता है। इसका एक रीज़न ये भी माना जाता है कि कुछ पार्ट इसका 1 रैंक 1 पेंशन की वजह से भी एक्स्ट्रा जाता है। हमने ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम के बारे में भी जाना, एनपीएस यानी नेशनल या न्यू पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन सिस्टम के बारे में भी जाना। दोनों तरह के पेंशन सिस्टम में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, लेकिन अगर एक एम्प्लॉय के एंगल से देखा जाए तो ओल्ड पेंशन सिस्टम ज़्यादा फेवरेबल है। रिसेंट इंसिडेंट ये है कि पंजाब ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है और ज्वाइन कर लिया है उस सीरीज़ को जिसमें कि राजस्थान है जो कि फर्स्ट था, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन लोगों ने एनपीएस सिस्टम को जंक कर दिया है, यानी कि डस्टबिन में डाल दिया, एक तरह से कह सकते हो। हालांकि जो ओल्ड पेंशन सिस्टम को ख़त्म करके न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी, उसका मेन रीज़न ये था, इंटेंशन ये था कि जो गारंटीड पेंशन स्कीम है, जो गारंटीड पे आउट है एम्प्लॉयज़ के लिए, उससे मूव करके एक मार्केट लिंक्ड रिटर्न के पे आउट की तरफ बढ़ा जाए, जो कि ज़्यादातर कंट्रीज़ आजकल वर्ल्ड में कर भी रही हैं इस चीज़ को। अगर एक्सपर्ट की माने तो किसी भी कंट्री के लिए लॉन्ग टाइम तक एक बड़ी पॉपुलेशन को या बड़े हिस्से को गारंटीड पे आउट दे पाना अनसस्टेनेबल होता है। ओल्ड पेंशन सिस्टम पर विशेषज्ञों की ये राय है कि ये इकोनॉमी के लिए र्यूनस है। मेरे विचार से या एम्प्लॉय के एंगल से देखा जाए तो ओल्ड पेंशन सिस्टम ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू न्यू पेंशन सिस्टम।
लेकिन जिन 4 राज्यों ने ओल्ड पेंशन सिस्टम को फिर से लागू किया है उनमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एंगल भी देखने को मिलता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये पॉलिटिकल एंगल भी फेल ही माना जाएगा। उसके पीछे कारण ये है कि अगर आप एक लार्ज शेयर अपने बजट का, अपनी इकोनॉमी का, अर्निंग का एक लार्ज शेयर एक माइनॉरिटी पे अगर वेस्ट कर देंगे तो जो लार्जर पॉपुलेशन होगी उसके वेलफेयर स्कीम्स को कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर कैग की एक रिपोर्ट देखें जो कि मार्च 31, 2018 में पब्लिश हुई थी, ये बताया कि 3.1 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 31 लाख स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे जो कि एनपीएस का पार्ट थे अक्रॉस ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। अभी हम देखेंगे ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम और एनपीएस यानी न्यू पेंशन सिस्टम के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेज हैं। अगर आपको एनपीएस के बारे में डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताएं। आप तक शीघ्र ही हम एक नया वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें एनपीएस के बारे में एक डिटेल्ड जानकारी होगी, एक कैलकुलेशन बेस्ड जानकारी होगी जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कितना एनपीएस बन सकता है किसी एम्प्लॉय का। लेकिन इनके बीच में एक जो मेजर डिफरेंसेस हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे यहाँ पे। ओपीएस का जो एक मेजर या मेन इसका बेनिफिट या प्लस पॉइंट कह सकते हो वो ये है गारंटीड पे आउट। आप अगर गवर्नमेंट सर्विसेज से रिटायर हो रहे हैं, आप पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको गारंटीड मंथली पे आउट मिलते रहेंगे। जबकि ये कहानी बिल्कुल उल्टी है एनपीएस के केस में। यहाँ पर आपको मार्केट लिंक्ड रिटर्न मिलने वाले हैं। आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाएगा, वहाँ पर आपको उस टाइम पर क्या रिटर्न मिल रहे हैं, आज के 20 साल 30 साल या 40 साल बाद शेयर मार्केट का क्या हाल होगा, रिटर्न अच्छे भी हो सकते हैं। ओल्ड पेंशन सिस्टम में जो बेसिक के साथ डीए यानी कि महंगाई भत्ता मिलाकर दिया जाता है वो इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को एडजस्ट करते हुए दिया जाता है। जबकि न्यू पेंशन सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है, इन्फ्लेशन का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फिक्स अमाउंट जो है दी जाती है। ओल्ड पेंशन सिस्टम में एलिजिबल होने के लिए आपको मिनिमम 10 ईयर की सर्विस रिक्वायर्ड है, जबकि एनपीएस में आपकी सर्विस पूरी 60 ईयर होनी चाहिए, अप टू 60 ईयर ऑफ एज। ओपीएस में डेथ ग्रेच्युटी अवेलेबल है, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके बेनिफिट आपके नॉमिनीज को दिए जाएंगे। एनपीएस में इस तरह के कोई डेथ बेनिफिट नहीं है। ओपीएस में जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जीपीएफ क्या होता है? जीपीएफ एक तरह का अकाउंट होता है जिसमें एम्प्लॉय की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें हायर इंटरेस्ट रेट मिलते हैं 7 to 8% तक के। और एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉयर की तरफ से 10% और एम्प्लॉय की तरफ से 14% होता है, जो कि गवर्नमेंट के लिए है। प्राइवेट के लिए रूल्स कुछ अलग हैं। तो ये थी ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम के बीच में कुछ डिफरेंसेज। इस वीडियो के माध्यम से हमने ओपीएस और एनपीएस के बीच के एक बेसिक डिफरेंस को समझाने का प्रयास किया है। ये फैक्ट बेस्ड वीडियो है। आपकी क्या राय है, ओपीएस अच्छा है या एनपीएस अच्छा है? आपकी राय बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, आप कमेंट में बताएं। तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।